पढ़ने में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? अभी तक हमने बात की सेंटर ऑफ मास की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखते हैं। हमें पता है, सपोज मैंने डिस्क्रीट पार्टिकल लिए एंड डिस्क्रीट पार्टिकल्स m1 m2 m3 एंड सो ऑन, राइट? So for finding the position of center of mass, we have to consider that all the positions of these masses from a fixed point at its origin. यहां से इन सबकी फिक्स मास, फिक्स पोजीशन मुझे डिफाइन करनी होती है, राइट? तो जब मैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखता हूं तब लिखता हूं m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 and so on divided by m1 plus m2 plus m3, right? Yes, m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2 plus m3. Now if all the particles are moving in some random directions, मान लीजिए ये इधर मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, ये इधर मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से, ये इधर मूव कर रहा है v3 वेलोसिटी से, राइट? सबकी वेलोसिटीज गिवन है। वेलोसिटीज आपको वेक्टर फॉर्मेट में गिवन होगी या किसी भी फॉर्मेट में गिवन हो सकती है, राइट? मैग्नीट्यूड गिवन होगा, एंगल गिवन होगा। तो आपको वेलोसिटी को लिखना है वेक्टर फॉर्मेट में, राइट? या जो डिजायर्ड है उस फॉर्मेट में आप लिख लीजिए। प्रेफरेबल यही होगा कि आप वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्मेट में लिखिए, ठीक है? अब सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इफ आई आस्क यू हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, बड़ा आसान है, कुछ करना नहीं है। हमें पोजीशन पता है, राइट? पोजीशन पता है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? क्लियर? अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो मैं उसको डिफरेंशिएट करता हूं। अगर मैंने r को डिफरेंशिएट कर दिया, दिस r1 इज द पोजीशन, सो dr क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, राइट? नाउ आई एम डिफरेंशिएटिंग एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम के dr by dy dt of rc हो जाएगा। The rate of change of position of center of mass will give me the velocity of the center of mass। और यहाँ पर जितनी जगह पे r लिखा हुआ है वहां पर क्या आ जाएगा? v आ जाएगा, मींस dr by dt v1, dr by dy dt of r2 is v2, ठीक है? So the velocity of center of mass can be given by m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 and so on divided by m1 plus m2 plus m3। इसी तरह से अपन एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं। You know that the rate of change of velocity gives you acceleration। तो मैंने इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहाँ पर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? d by dt of vcom, right, is equal to acceleration of center of mass is equal to m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 and so on divided by m1 plus m2 plus m3। I hope आपको ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास समझ आया हो, ठीक है? मान लीजिए एक बॉडी है मेरे पास, राइट? अगर एक बॉडी है मेरे पास, पूरा मास है, एक बॉडी है और मैंने उसको वेलोसिटी दे दी v, वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, करेक्ट? बेसिकली ये v वेलोसिटी किस पार्टिकल की है? 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल। मैंने इस ब्लॉक को अगर 1000 पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया तो वो जो स्पीड मैंने दी वो किसको दी है? बेसिकली दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां पे हम देखते हैं, जैसे कि मैंने पार्टिकल लिया m मास का, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बेसिकली ये जो वेलोसिटी गिवन है, मुझे कौन सी वेलोसिटी गिवन है बच्चों? ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी गिवन है। मुझे पता है यहां पर थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल होंगे, छोटे 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 छोटे, और वो भी अभी ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसी वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे जिस वेलोसिटी से ये मेरा सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। तो मैं इस वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी लिख सकता हूं, राइट? सिमिलरली अगर इस मास का एक्सेलरेशन a है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी a है, राइट? तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अभी के केस में, इस केस में a ही होगा, और ये जो गिवन चीज है ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास गिवन होता है, राइट? ठीक है। अब एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल से समझते हैं कि हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और उसके बाद 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देखेंगे, ठीक है? चलिए, तो ये हमें पार्टिकल गिवन है, उसकी वेलोसिटीज गिवन है। देयर आर 2 पार्टिकल्स व्हिच आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। व्हाट दे आर आस्किंग? दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। यू नो दैट अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो मुझे m1 पता होना चाहिए, v1 पता होना चाहिए, m2 पता होना चाहिए, v2 पता होना चाहिए, बस। और ये सब चीज गिवन है हमें। चलो हम लगाते हैं m1 into v1, this mass into this velocity, so you will get 2i cap plus 2j cap।
plus m2 into v2. So this into this, you will get 2 I cap minus 2 j cap, right? Divided by sum of the mass m1 plus m2. तो यहाँ पे आ गया मेरा divided by 3. आप देखेंगे तो this I j cap क्या आता है? j cap 2 plus 2 you will get 4. So here is 4 by 3 I cap meter per second. This is the velocity of center of mass. आपने velocity of center of mass निकाल ली दोस्तों, ठीक? चलिए यहां पर अगर मुझे मोमेंटम निकालना हो, क्या निकालना हो दोस्तों? मोमेंटम सिस्टम का. अगर मुझे सिस्टम का मोमेंटम निकालना हो तो आपको मोमेंटम का फॉर्मूला पता होगा, मास इनटू वेलोसिटी, राइट? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, एंड मोमेंटम गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द मोशन, राइट? नाउ if you want to find the momentum of center of mass, what you have to do, ये सारा m1 plus m2 plus m3 क्या है? ये टोटल मास ऑफ द बॉडी है, करेक्ट? अब मैं इसको उठा के यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं. अगर मैंने उसको यहां उठा के यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मैं लिख सकता हूं? टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1. क्या मैं m1 v1 को लिख दूं मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 v2 को लिख दूं मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी. इसका मतलब अगर मोमेंटम सबके मुझे ऐड करना है तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग इक्वल्स टू इंडिविजुअल मोमेंटम का वेक्टर सम. क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी के साथ खेलो तो उसकी डायरेक्शन का भी ध्यान रखना. डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लियर? एक पॉइंट और देखते हैं यहां पे. अगर मुझे वो पूछे कि भाई बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, एक काम करते हैं हम, फिर से हम मास को उठा के एक्सेलरेशन में डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टोटल मास ऑफ द बॉडी, क्या नेट फोर्स आ जाता है? मास इनटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स. इसका मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं नेट फोर्स F नेट, वो भी कौन सा वाला? एक्सटर्नल वाला. कौन सा दोस्तों? एक्सटर्नल. अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है एक्सटर्नल तो मैं लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वन. क्या लिख दूं मैं? फोर्स ऑन पार्टिकल. मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ 2 m2 इनटू a2 फोर्स ऑन पार्टिकल 2. इसका मतलब अगर आपको टोटल बॉडी के ऊपर नेट फोर्स निकालना है तो हर इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम ले लीजिए. अगर आपने हर पार्टिकल के ऊपर लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम ले लिया तो आपको नेट फोर्स आ जाएगा उस बॉडी के ऊपर लगने वाला, और वही फोर्स मैं मान सकता हूं कि ये सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा इतना, राइट? उसको हम बोलते हैं F नेट एक्सटर्नल. अब यहां पर एक पॉइंट आपको दिमाग में शायद क्लिक हुआ होगा कि ये एक्सटर्नल क्यों लिखा है, इंटरनल क्यों नहीं लिखा, या दोनों क्यों नहीं लिखा? तो दोस्तों एक यहां पर गोल्डन रूल बना के याद रख लो कि इंटरनल फोर्स कैन नेवर कॉज अ मोशन. जो भी मोशन कॉज करता है वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स ही कॉज कर सकता है, राइट? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज हम लोग एक कार में बैठे हैं, ठीक है, और मैं कार को ड्राइव कर रहा हूं. सो यू नीड नॉट टू वरी, यू आर सेफ. अब मैं कार को ड्राइव कर रहा हूं, राइट? मैंने क्या किया? मैंने इग्निशन ऑफ कर दिया, राइट? और आप लोगों को बोला एक काम करो बच्चों, कार से उतरो और धक्का मारो. कार से उतरो और कार को धक्का मारो, ठीक है? मैंने न्यूट्रल में डाल दी गाड़ी. आप फोर्स लगा रहे पीछे से, आप पीछे से फोर्स लगा रहे, क्या गाड़ी मूव करेगी? हाँ, आप में ताकत खूब है, बहुत ताकत है आप में, तो क्या आप कार को मूव करा सकते हो? 3-4 लोग मिलकर, बहुत बढ़िया. तो आप कार को मूव करा सकते हो, राइट? सेकंड केस लेते हैं. सेकंड केस में आपको बोलूंगा मैं कि एक काम करो बच्चों, कार के अंदर बैठ जाओ, अंदर ही, ठीक है? जो काम आप बाहर जाके कर रहे थे वो अंदर जाके करो. अब सीट को लात मारो, जो अंदर की सीट है उसको धक्का मारो, सीट को धक्का मारो. क्या कार मूव करेगी? नहीं करेगी दोस्तों. आपने फोर्स लगाया नहीं लगाया? आपने लगाया फोर्स. ये डिफरेंस होता है इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स में. जब आप कार के अंदर बैठे हैं, मैंने पूरा सिस्टम कार को मान रखा है, तो आप जो फोर्स लगा रहे हो वो इंटरनल फोर्स बन गया, और इंटरनल फोर्स के कारण कभी भी मोशन क्रिएट नहीं हो सकता. लेकिन अगर मैंने कार को सिस्टम माना है और आप कार से उतर के बाहर जाके फोर्स लगा रहे हैं तो डेफिनेटली कार मूव करेगी. ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया. तो हमेशा याद रखना दोस्तों, हमेशा याद रखना दोस्तों कि एक्सटर्नल फोर्स ही मोशन को कॉज कर सकता है. और जब भी मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं तो मुझे सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्सटर्नली जो लग रहे हैं बॉडी पे वेक्टर फॉर्मेट में अगर मैं सम कर दूं सबका तो नेट एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है. क्या चीज क्लियर? आगे बढ़ते हैं.
चलिए दोस्तों हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, अगर आज आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको एक भी डाउट नहीं आने वाला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, ये मेरी गारंटी है। चलिए देखते हैं। आपको पता है कि अगर पार्टिकल्स n पार्टिकल सिस्टम में डिस्क्रीट पार्टिकल्स और वो डिफरेंट वेलोसिटी से घूम रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं m1v1 m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 m2, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो तो मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अभी अपन ने देखा, आपको याद होगा। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, अगर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, एनएलएम पढ़ा है, तो फोर्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन है? आप बोलेंगे हाँ, फोर्स इज नथिंग, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। दोस्तों F इक्वल्स टू ma मत बोल देना, क्योंकि F इक्वल्स टू ma एक स्पेशल केस है। न्यूटन जो सेकंड लॉ है वो F इक्वल्स टू dp बाई dt, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहाँ पर अभी मैंने आपको क्लियर भी कर दिया कि मैंने एक्सटर्नली फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसको कोट क्यों किया है, ठीक। चलिए, तो ये हमारा न्यूटन साहब ने बोला था कि भैया अगर किसी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकल गया तो उसका फोर्स निकल जाएगा, ठीक ना। अगर किसी कांस्टेंट का मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, राइट, विच इज 5 है, कोई नंबर ले लो, रैंडम नंबर, राइट, उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा दोस्तों? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्लियर। कोई भी रैंडम नंबर है, जो ये कोई भी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट है, अगर वो चीज कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है दोस्तों? 0। उल्टी तरीके से सोचो, उल्टी तरीके से, अगर कोई क्वांटिटी, कोई डिफरेंशियल क्वांटिटी है और उसका रिजल्ट 0 आ रहा है, कोई डिफरेंशियल क्वांटिटी और उसका रिजल्ट 0 आ रहा है, आप किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और रिजल्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या वो क्वांटिटी कांस्टेंट होगी? देखिए, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on the particle is 0, then I can write dp by dt is equal to 0. dp by dt constant नहीं होगा भैया, dp by dt equal to 0, or I can say momentum of the center of mass of the system is constant, of the system is constant. constant थोड़ी इजी भाषा होती है, थोड़ी फैंसी वर्ड यूज करते हैं, हम उसे बोलेंगे कंजर्व्ड। मोमेंटम क्या है दोस्तों? मोमेंटम है कंजर्व्ड, momentum of the center of mass of the system is conserved. अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल 0 आ गया, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 आ गया तो मोमेंटम सिस्टम का क्या हो जाएगा? कंजर्व्ड। और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum. If f external acting on the body is 0, then the momentum of the center of mass of the body remains conserved, right? Momentum of center of mass of the body remains conserved. ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मोमेंटम कंजर्व्ड कैसे हुआ? एक ही कंडीशन है, f नेट एक्सटर्नल 0 हो। अब बच्चों को एक डाउट आता है यहाँ पे कि अगर नेट एक्सटर्नल पार्टिकल के ऊपर 0 है तो उसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, दैट इज क्लियर, राइट। फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या पार्टिकल रेस्ट पर रहेगा? यस और नो? अगर आपका आंसर नो है तो बहुत सही बोल रहे हैं आप। अगर आपका आंसर यस होता तब बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती। कैसे? देखिए, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा? कंजर्व्ड। मतलब मैंने लिखा है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड है या कांस्टेंट है? कंजर्व्ड मतलब कांस्टेंट। इसका मतलब या तो मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का 0 है, मतलब बॉडी कहां पे है? रेस्ट पे दोस्तों। बॉडी कहां पे है? रेस्ट पे। या फिर मोमेंटम एक कांस्टेंट नंबर है, इसका मतलब वो बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो दो चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है कि f एक्सटर्नल 0 हो, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, बॉडी मोशन में भी रह सकती है इफ इनिशियली इट वाज इन मोशन। समझ में आया? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो अभी भी वो बॉडी मूव ही करेगी, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो वो अभी भी रेस्ट पर ही रहेगी। दोनों कंडीशन क्लियर? देखो मैं इसके ऊपर काफी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, एकदम
क्रिस्टल क्लियर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आने वाली है आपको सेंटर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। क्लियर? चलिए दोस्तों, इस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर टू पार्टिकल सिस्टम को समझते हैं। आपको एक चीज क्लियर की है मैंने, जब भी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो मोमेंटम कंजर्व होगा। मतलब अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है तो फाइनली भी रेस्ट पे होगी, और अगर बॉडी इनिशियली मूव कर रही है तो हमेशा मूव करती रहेगी। क्लियर? दोनों पॉइंट आपको याद रखना अच्छे से। चलिए अब यहां पर टू पार्टिकल सिस्टम लेता हूं। टू पार्टिकल सिस्टम लेने से पहले आपको सिस्टम लेना आना चाहिए ढंग से, राइट? कि हम सिस्टम कैसे अज्यूम करते हैं। यहां पर मैंने एक बॉडी ली है, राइट? अब यहां पर एक ही बॉडी है तो मैं सिस्टम को मैं सिर्फ एक ही बॉडी कंसीडर कर रहा हूं कि मेरे सिस्टम में सिर्फ एक बॉडी है, राइट? और मैं बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं। ये क्या हो रहा है, यहां पे बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया। ये बॉम्ब क्या हो गया? एक्सप्लोड हो गया। अगर बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ है तो दोस्तों उसमें जो भी फोर्सेस यूज होंगे वो इंटरनल फोर्सेस होंगे। ठीक, पहली चीज। अब मैंने क्या माना कि ये जो पार्ट है, ये जो बॉम्ब है, ये दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो गया। दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो गया। ये कितने मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट इजियर केस ले रहा हूं मैं अभी। दो पार्ट में ब्रेक हो गया तो एक पार्टिकल मैंने माना कि ये भी स्पीड से इधर जा रहा है, राइट? अब वो बोलेंगे कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। ये वेलोसिटी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे आपको दिख रहा होगा कि अगर ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो उस पार्टिकल को उधर जाना चाहिए, राइट? बट हम प्रूव करेंगे इसको मैथमेटिकली। हमें पता है कि अगर नेट फोर्स जीरो है, अगर नेट फोर्स जीरो है तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व होगा। मतलब जो इनिशियल मोमेंटम होगा सिस्टम का वही फाइनल मोमेंटम होगा, राइट? यहां पे इनिशियली क्या बॉडी मूव कर रही है? रेस्ट पे। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा सिस्टम का? जीरो। फाइनल मोमेंटम में ये सिस्टम दो पार्ट में ब्रेक हो गया है तो मैं इसको लिखूंगा मोमेंटम ऑफ पार्ट 1 प्लस मोमेंटम ऑफ पार्ट 2। करेक्ट? अच्छा, चलिए वेलोसिटीज को वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है। एक काम करता हूं मैं, जो मुझे पता है कि वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, राइट? बट मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये x वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अज्यूम कर लिया मैंने, राइट? नाउ 0 इज इक्वल टू मोमेंटम m/2 इनटू v i कैप प्लस इसका मास कितना? m/2 इनटू x i कैप, राइट? m/2। नाउ इसको इधर लेके जाऊं, कितना हो गया ये? माइनस v आई कैप इक्वल टू एक्स आई कैप। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? माइनस v। इसका मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि ये वेलोसिटी माइनस आई, माइनस मतलब व्हाटएवर द डायरेक्शन आई हैव अज्यूम्ड इज रॉन्ग। माइनस का मतलब ये होता है कि अगर मैंने राइट डायरेक्शन अज्यूम की है तो लेफ्ट आएगा, और अगर मैंने लेफ्ट डायरेक्शन अज्यूम की है तो राइट आएगा। ठीक है? माइनस साइन आपको ये बता रहा है। और मैग्नीट्यूड कितना होगा v? मतलब जिस स्पीड से ये वाला पार्टिकल इधर मूव करेगा उसी स्पीड से ये वाला पार्टिकल इधर मूव करेगा। क्लियर? देखो मोमेंटम कंजर्वेशन आप रियल लाइफ से भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सपोज आप एक लेक में एक बोट में खड़े, राइट? एक बोट में खड़े और बोट कहां पे? एक रिवर, वाटर बॉडी में, रिवर में मान लीजिए। नाउ जैसे ही आप शोर पे आते हैं, राइट? तो आप मान लीजिए आप जंप कर रहे हैं, ठीक है? जैसे ही आप जंप करते हैं तो क्या बोट वहीं खड़ी रहती है? बोट पीछे मूव करती है। बोट पीछे मूव करती है। क्यों पीछे मूव करती है? क्योंकि अगर मैं बोट और आपको एक सिस्टम मानूं, बोट और आपको एक सिस्टम मानूं, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? राइट? वाई डायरेक्शन में फोर्सेस कंसीडर मत कीजिए, सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात कीजिए, राइट? तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने बोट को पीछे फोर्स लगाया, आपने पैर से धक्का दिया ऐसे, तो दोनों के पीछे फ्रिक्शन था। आपकी बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन आगे लगा तो आपका मूव करे आगे, राइट? और बोट के ऊपर फ्रिक्शन कहां लगा? पीछे, तो बोट जाएगी पीछे। और अगर मैंने दोनों सिस्टम को, बोट प्लस मैन को सिस्टम मान लिया, तो अब ये जो फ्रिक्शन लग रहा है आप दोनों के बीच में, ये इंटरनल फोर्स हो गया दोस्तों। अगर ये इंटरनल फोर्स हो गया तो एक्सटर्नल फोर्स खत्म, और एक्सटर्नल फोर्स खत्म तो मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का अभी भी कंजर्व्ड होगा। आप बोल रहे हैं फ्रिक्शन आगे कैसे लगे? दोस्तों फ्रिक्शन क्या मोशन को अपोज करता है? नो, इट ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। हमेशा याद रखना दोस्तों, फ्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, राइट? तो आप मूव आगे क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आपके पैरों में फ्रिक्शन आगे लगता है। फ्रिक्शन ओनली हेल्प्स यू टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको हो सकता है गलत पता हो। याद रख लीजिए, अगर आप फ्लोर को पीछे पुश कर रहे हैं तो आपके पैरों में फ्रिक्शन आगे लग रहा है,
और फ्रिक्शन के कारण ही आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ एक केस और लेते हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था कि वो बंदा बोट में खड़ा है और बोट एकदम सेंटर पे है और उसके पास कुछ भी नहीं, वो ओर वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो चप्पू होते हैं, वो कुछ भी नहीं चलाने के लिए। अब उसको शोर पे पहुंचना है, राइट, स्टिल लेके, कोई पानी फ्लो नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे? तो इसका आंसर क्या होता है? बेसिकली अगर आपको मान लीजिए इस डायरेक्शन में जाना है, आपको कहां जाना है? इस डायरेक्शन में, राइट, यहाँ पे शोर है। तो अब एक काम करो, अपने कपड़े खोलो, उधर फेंक दो। अगर आपने आपके कपड़े खोल के उधर फेंक दिए तो आपके ऊपर जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगा, राइट। जोक नहीं कर रहा हूं मैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, उन्होंने बोला था कि इफ यू स्पिट इन द अदर डायरेक्शन यू विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इफ यू स्पिट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन यू विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो ये ब्यूटी होती है मोमेंटम कंजर्वेशन की। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी बॉडी को एक सिस्टम मान रखा है, राइट। अगर पूरी बॉडी और बोर्ड को सिस्टम मान रखा है तो हमारे बीच में अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं बचा। जो भी फोर्स हम एक दूसरे पे लगा रहे हैं, मान लीजिए मैं बोर्ड पे लगा रहा हूं, बोर्ड मुझ पे लगा रही है, ये मेरे इंटरनल फोर्सेस बन जाएंगे। और मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आपने, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आपने कोलिजन्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जब दो बॉडी कोलाइड करती है तो हम दोनों बॉडी को क्या मान लेते हैं? एक सिस्टम मान लेते हैं। अगर मैंने दोनों बॉडी को एक सिस्टम मान लिया तो ये इस पे जितना फोर्स लगा रही है उतना ही ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी। और अगर ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा के एक दूसरे की वेलोसिटीज को अल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, हैम्पर कर रहे हैं, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अभी भी जीरो होगा, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अभी भी कंजर्व होगा। जितना इनिशियल मोमेंटम था सिस्टम का उतना ही फाइनली भी रहेगा। आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड एक और प्रॉब्लम, और यहां मैं आपको एक छोटा कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा। यहां हम देखेंगे रिकॉइल स्पीड। ये रिकॉइल स्पीड क्या होती है? जैसे सपोज मैंने एक बुलेट फायर की गन से, राइट। जैसे मैंने बुलेट फायर की तो आपको पता है ये जो गन है, राइट, इसके कारण एक बैकवर्ड वेलोसिटी मिलती है मेरे को, राइट। देखते हैं वो जो कंधे पे लगा के अपन गन चलाते हैं तो एक झटका लगता है पीछे की तरफ, तो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज रिकॉइल वेलोसिटी। कि आफ्टर शूटिंग द बुलेट द वेलोसिटी विथ व्हिच द गन इज कमिंग बैक, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉइल वेलोसिटी, राइट। अब हम देखेंगे रिकॉइल वेलोसिटी निकालते कैसे। हम अगर बुलेट और गन को सिस्टम मान लें, ध्यान से सुनिए दोस्तों, बुलेट और गन को हम अगर सिस्टम मान लें तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बुलेट गन पे फोर्स लगा रही है और गन बुलेट पे फोर्स लगाएगी, वाइस वर्सा, न्यूटन थर्ड लॉ। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में इंटरनल फोर्सेस हैं लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, ठीक। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड होगा एक्स डायरेक्शन में, और अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है एक्स डायरेक्शन में तो मैंने यहां पे एक सिस्टम लिया, एम मास की बुलेट ली है विदाउट एक्सक्लूडिंग बुलेट, राइट। एन मास की गन ली है, एन मास का गन, कैपिटल एम मास गन का मास है और स्मॉल एम बुलेट का मास है, ठीक है। और ये बुलेट का मास है, मान लीजिए बुलेट यू स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। आपको एक चीज पता होगी कि ये v स्पीड से मूव करेगी, मैं मान लिया कि दिस इज मूविंग विद स्पीड v इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। v स्पीड से मैंने कहा मान इसकी डायरेक्शन पीछे की तरफ, ठीक। नाउ इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, राइट। अगर इनिशियली रेस्ट पे है तो आई कैन राइट इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। अगर इनिशियली बॉडी रेस्ट पे है तो क्या सिस्टम का जो मोमेंटम होगा सिस्टम का, दोस्तों ये सिस्टम का, इंडिविजुअल बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जब मैं इनिशियल मोमेंटम लिखता हूं तो पूरे सिस्टम का लिखना पड़ता है, मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 प्लस मोमेंटम ऑफ बॉडी 2। मैंने माना दोनों इनिशियली रेस्ट पे, राइट। फाइनल मोमेंटम सिस्टम का लिखा है मैंने, ये फाइनल मोमेंटम सिस्टम, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, तो इसकी वेलोसिटी m u i कैप प्लस कैपिटल M कैपिटल V माइनस i कैप, राइट। नाउ you will get mu divided by m. This is the velocity, recoil velocity. This is the velocity with which my gun will move back. क्या ये चीज आपको क्लियर? दोस्तों दो चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। ये जो मोमेंटम लिखता हूं ये मैं पूरे सिस्टम का लिखता हूं, पूरे सिस्टम का, राइट। और ये जो वेलोसिटीज लिखता हूं ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखता हूं। ये भी एक नया पॉइंट है आप लोग के लिए। मोमेंटम सिस्टम का लिखाएगा हमेशा, और जो वेलोसिटीज होगी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखाएगी, ठीक है। इसमें एक वैरायटी और देखते हैं। मान लीजिए मुझे सेम सिस्टम दिया है और इस बार इस बुलेट को गन के अंदर फिट कर दिया, राइट। इस बुलेट को गन के अंदर फिट करके मास कैलकुलेट किया है, तब मास आया है m इज द मास ऑफ गन इंक्लूडिंग बुलेट, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल मोमेंटम अभी भी कंजर्व्ड होगा और फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा,
मोमेंटम कंजर्व होगा। अगर मोमेंटम कंजर्व है तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जब रेस्ट पे, अगर दोनों रेस्ट पे हैं तो ये भी 0 + 0। फाइनली क्या होगा, ये बुलेट मूव कर रही u स्पीड से, राइट। सो मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ द गन, मोमेंटम ऑफ द बुलेट कितना दोस्तों, mu I क्या, प्लस मोमेंटम ऑफ द गन कितना है, मोमेंटम ऑफ द गन इज नथिंग, इट इज मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन। यहां मैंने ये अलग पॉइंट इसलिए लिया है क्योंकि आपको दिखाना है मास में डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। जैसे ही m मास को लीव करके चला गया, इसका इफेक्टिव मास कितना बचा, m - m, क्योंकि ये मास था इंक्लूडिंग बुलेट, राइट। तो हमारे पास जो मास बचा गन का वो है m - m इनटू स्पीड आ गई v, ठीक है, -i कैप डायरेक्शन, राइट। तो अब मेरा आंसर आएगा mu upon m - m, दिस इज द रिकॉइल स्पीड, राइट। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि क्या चीज गिवन है, मास इनिशियली और फाइनली अलग अलग गिवन है या ऑलरेडी आपको बुलेट और मास का सम दे रखा है, बुलेट और गन का मास का सम दे रखा है, ठीक है। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है, तादाद से क्या होता है। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।